इंस्टा ने जो है वो कहा है कि उन्हें नहीं पता। वालेकुम अस्सलाम इमरान, कैसे हैं आप? आई एम श्योर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। ओके। सो जी, हम जो हैं अब बढ़ते हैं आगे। कश्मीरी राजपूत हैं बस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बट फ्रेंड्स, मैं आपकी असाइनमेंट्स पढ़ रहा था और मुझे कुछ चीज़ों का मैं ये ज्यूम कर रहा था कि शायद पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा। कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो हैं, तो काफ़ी मिस्टेक्स के साथ साथ जो है वो मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि शायद हमें जो है कुछ डिटेल्स को देखना है। वही डिटेल्स ये हैं कि हमें करना क्या क्या होता है, हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सो बेसिक मिस्टेक्स, बेसिक चीज़ें, प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी रही। हम ऐसे के हवाले से जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और एक जो प्रोसेस होना चाहिए, एक जो स्टेप है वो होना चाहिए, हम उन तमाम को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें सेशन में हम एक चीज देखेंगे और वो वही है कि चीजों को समझना है, समझना है और समझना है। आपने क्रैम जो है वो कुछ नहीं करना है। आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की जो है वो कोशिश वो अभी नहीं करेंगे, सिर्फ समझना है। तो हम इसकी एक रीडिंग करेंगे, रीडिंग देते हुए हम टाइम एंड अगेन रुकेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन हम आगे मूव करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किताब आपके जो है वो न सिर्फ ये किताब, बहुत सी किताबें आपके ऐसे वाले सेक्शन के अंदर जो है वो अपडेट कर दी गई हैं आज मॉर्निंग में। वोकेबलरी वाले जो सेक्शन, जो क्विज मैंने फाइल आपके साथ शेयर की थी, वो भी ऑलरेडी वहां पे अपडेटेड है। बहुत जल्द जो है वो हम इस लिंक को मजीद पर्सनलाइज कर देंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप इससे जब इस्तेफादा हासिल करते हैं तो आपको ही पता चले। एक दो दो फोल्डर हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, वो शायद लिंक जो है वो उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, बट उन्हें ऐसा देखते हैं, जैसे उन्हें अपडेट करते हैं तो मजीद चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। सो ऐसे जो है वो CSS PMS का ऐसे, जब भी पेपर में हमारे पास जो है वो नाम आता है, हम हमेशा ऐसे के बारे में, जिस तरह से मैं आपकी असाइनमेंट्स देख रहा था, ये किताब है जी राइटिंग ग्रेट एसेज। ठीक है, किताब का नाम है जी राइटिंग हाउ टू राइट ग्रेट एसेज। और राइटिंग ग्रेट एसेज जो है ये हमारे पास बुक है। इस बुक को जो है वो आपके प्रोफाइल में वहाँ पे जो एसेज वाला फोल्डर है वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। नहीं, अगर आप काइंडली से शेयर कर दें, ना मिली तो मुझे बता दीजिएगा। इन मिथिक विजन, हम ये समझते हैं कि राइटर जो है वो घंटों बैठते हैं और उसके बाद जब वो लिखना शुरू करते हैं तो वो बड़ा कमाल का लिख देते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी, इस पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जहां जहां पे वर्ड सेट आएगा, उस सेट की जगह आप रिप्लेस कर लेंगे CSS के साथ, और हम प्रोसीड फर्दर करेंगे। इंस्टा प्लीज इससे पढ़िएगा। In a mythic vision, writers sit for hours scribbling furiously to get down the incredibly brilliant words that seem to pour from their brains. But mythic is the operative word, it's not the reality experienced by most writers. Whether you are writing an essay for the CSS, your college application, or a graduation recruitment, forget about the mythic vision. Even many professional writers find their craft to be a challenge. Journalist and biographer Jane Fowler noted that writing is easy. All you do is staring at a blank sheet of paper until the drops of blood form on your forehead. Essay थैंक यू सो writing मच, is थैंक यू सो मच। इस सारे के सारे पैसेज के अंदर जो बात बताई गई है, वो ये है कि आप लोग समझते हैं कि ऐसे बहुत मुश्किल होता है। वो कहता है ऐसा है भी, हम लोग एक मिथिक ऐसे जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मिथिक कहा जाता है आइडियल को, कि हम जो है वो उस तभी लिखना शुरू करेंगे जब हम आइडियली इस काबिल हो जाएंगे कि वो हम लिख सकें। और जब तक हम अपने CSS PMS के पेपर में बैठते हैं, हम कभी इस काबिल नहीं होते हैं कि हम ऐसे एक लिख सकें। बाज लोग ऐसे हैं, जब उन्हें दो चार लाइनें लिखना पड़े तो उनको पसीने आ जाते हैं। जैसा कि उसने बताया कि जीन फॉलर जो है वो ये बात कहता है कि लिखना आसान काम है, लेकिन उन लोगों को जब शीट दी जाती है कि इसके ऊपर लिखें, तो गोया उनके माथे, वो समझते हैं हम तब ढंग का लिख सकेंगे
जब हमारे फोरहेड से खून आना शुरू हो जाए, यानी कि हम अपना माथे तक जो है वो रगड़ना शुरू कर दें, तो तब तो हम जो है वो लिख सकेंगे। उसने कहा जी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक चीज जो है वो याद रखने की जरूरत है, और वो चीज ये है कि ऐसे जो है राइटिंग ऐसे डू नॉट हैपन इन वन सिटिंग। ये लाइन जिस बंदे को समझ में आ गई उसका सीएसएस पीएमएस पास हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसके लिए जो ये लाइन समझ गया। राइटिंग अ ग्रेट ऐसे डज नॉट हैपन इन वन सिटिंग। अगर आप एक सिटिंग में एक बड़ा ढंग का ऐसे लिखना चाहते हो, वो नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो आपका वो काम ये नहीं है, वो कहता है कि योर गोल इज नॉट टू टर्न आउट ए फिनिश पीस, कि किसी भी चीज को पकड़ें और एक ऐसे लिख दें। अब आपका ये काम नहीं है कि कोई भी चीज पकड़ी उसके ऊपर दो चार लाइनें लिख दी और ये मेरा ऐसे हो गया, नॉट एट ऑल। बल्कि आपने जो है वो एक कम्पैक्ट फॉर्म में कुछ चीजें जो है वो लिखनी है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि क्लॉक जो है वो टिक हो रही होती है, घड़ियों की सुइयां चलती चले जा रही हैं, और ये तभी स्टोरी जाके खत्म होती है जब हम सीएसएस के पेपर में हमारे सामने शीट पड़ी हुई होती है। अब हमारे पास हमने पूरे साल में कोई ऐसे ना तो लिखा होता है ना इवेल्युएट करवाया होता है। अब हमारे अंदर जो है वो सारी की सारी रूहें जाग जाती हैं, शक्तियां आ जाती हैं, ताकतें आ जाती हैं, इंस्पिरेशन मिल जाती है, देवी देवता आ जाते हैं कि अब आप लिखें। बाजुकात हमें ये शक्तियां नहीं भी मिलती हैं, देवी देवता नहीं भी आते हैं। अब वो कहता है कि ये जो क्रिएटिविटी है और ये जो इंस्पिरेशन है, अगर तो आपके अंदर वाकईतन वो आ गई है तो ये बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। लेकिन इससे आप कभी भी एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अच्छे ऐसे के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। तो वो क्या क्या है? पहले नंबर पे राइटिंग आपको करनी आनी चाहिए। ये ऐसे राइटिंग में ऑर्गेनाइजेशन का पहला नंबर है, नोट कर लो जो नोटबुक्स आपके सामने पड़ी हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, और मैं अभी जो है वो इसके बाद आपके साथ मैंने 1971 से लेके वो भी इवन सारे के सारे पास पेपर्स अपडेट कर दिए गए हैं। 1971 से लेके 2021 तक मैं हर रोज ऐसे की क्लास में एक आउटलाइन आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से बनाई है, किस तरह से किया है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे की है। मुझे यकीन है कि हम अगर इतने सालों की आउटलाइन में से गुजर जाएंगे, इतने सालों की आउटलाइन मैं बता दूंगा कि मैंने ये कैसे बनाई है, मैं किस तरह से इनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप कम से कम एक ऐसे की आउटलाइन आप भी बना लोगे। ये आपके सामने अभी मैं इसको शेयर करता हूँ। ये मैंने आपके लिए बनाई 1971 के पेपर में से। ठीक है, requisites फॉर सोशल चेंज इन पाकिस्तान, ये एक टॉपिक था। तो मैंने सोचा मैं डेली बेसिस पे आपके साथ ये शेयर करता चला जाऊं कि मैं किस तरह से आउटलाइन बना रहा हूँ, आपको मैं बताता चला जाऊं मैंने कैसे रिलेट की है। इन तमाम चीजों के बाद आई एम श्योर कि आप एक दिन जो है वो इस काबिल हो जाओगे कि आप कोई कम से कम अब 40-50 आउटलाइन देखने के बाद एक आउटलाइन बनाना सीख जाओगे कि कैसे करना है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है वो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है अभी आपको नहीं समझना है, लेकिन ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज होती है। तो इस पे हम बात करेंगे। डिसिप्लिन आना चाहिए। डिसिप्लिन क्या है इसके बारे में भी परेशान नहीं होना चाहिए। और रिवीजन जो है वो ये क्रिटिकल है। हमारे साथ अलमिया ये है, उनमें मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो रिवीजन को समझते ही नहीं है। वो कभी उन्होंने पेपर अपना सीएसएस पीएमएस का, इवन जब हम उनकी इवेल्यू तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, और वो बताते हैं कि सर हमने रिवीजन नहीं की है, हमारे पास टाइम नहीं था। इस रिवीजन का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो क्या क्या होता है ये हम बाद में जाके देखते हैं। लेकिन अभी तक हमने तीन चीजों को अपनी नोटबुक पे लिख लिया। इस सीएसएस पीएमएस में हमें ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना है, हमें डिसिप्लिन को याद रखना है, और हमें रिवीजन को याद रखना है। ये क्रिटिकल हैं। ये वो चीजें नहीं हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकें। ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए नागजीर हैं, जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। अब जी, अब जब आपको ऐसे लिखना पड़ता है तो कुछ ना कुछ चीजों पे आपको गौर करना पड़ता है। हम लोग ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन शायद जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ। नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जरूरी है, डायरेक्शन है। जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए चार पहियों की जरूरत होती है ना, उसी तरह से आपको ऐसे लिखने के लिए, ऐसे आगे बढ़ाने के लिए, राइटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एक सिचुएशन, एक तरीकेकार चाहिए होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि पढ़ने वाले को बताता है कि आपका फ्रेमवर्क क्या है, आप किस तरह से मूव ऑन कर रहे हो। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके रीडर को क्या फायदा देती है?
रीडर को ये पता चलता है कि अच्छा आपने बताया, पहले मैं ये बात करूंगा, फिर मैं ये बात करूंगा, मेरी डायरेक्शंस ये होंगी, मैं फॉलो इन चीजों को करूंगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। भाई ऑर्गेनाइजेशन पे तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे के लिए तो टाइम है वो कितना होता है। तो और ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन को मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गया, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को हमेशा सपोर्ट करना है, थीसिस स्टेटमेंट जो आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पे लिखी है। खैर ढंग से बात करेंगे। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग एक जो है वो चीज ध्यान में आती है। देखो ये परफेक्ट टाइमिंग जो है वो इस राइटर के लिए परफेक्ट हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपके लिए इम्परफेक्ट हो। सीएसएस पीएमएस का पेपर हाथ में आया, अब करोगे क्या? अगर तो आपने इसको जो है वो अपनी डेली रूटीन में ऐसे लिखे हुए हैं, तो फिर तो आप अपने जब ऐसे लिखते हो 3 घंटे और 10 मिनट का टाइम रखो सीएसएस के ऐसे के लिए। अगर पीएमएस है तो उसके लिए आपने 2 घंटे और कम से कम कोई 10 मिनट का टाइम जो है वो जरूर रखो उसके लिए। अगर आप ये टाइम रखते हो, अब एक्चुअल पेपर में इसने लिखा 1/4 ऑफ टाइम प्री राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने सीएसएस के पेपर के पहले 30 मिनट जो है वो प्री राइटिंग और ऑर्गेनाइजेशन को दे देने। प्री राइटिंग क्या है ये भी आपका मसला नहीं है, अभी सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे 30 मिनट जो है वो पहले वो दे देने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद जो है आपने टाइम देना है, 130 मिनट देने हैं अपने ऐसे के मिडल को, और 20 मिनट्स देने हैं उसकी रिवीजन को। ये गोल्डन रूल है जिसको आप नहीं इग्नोर करोगे, जो मर्जी हो जाए। इसको आपने रिवीजन वाला पोर्शन मिस कर दिया, बिलीव मी आप एक ऐसे ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो जो कभी भी अपनी पॉलिसीज या नहीं ले सकता है, तो इट मीन्स आपको कोई हक नहीं पहुंच पा कि आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं आप लोग जो हैं। तो 20 मिनट्स जो है वो आखिरी के लिए होंगे, 30 मिनट्स, 130 मिनट्स इसके लिए, और फिर 20 मिनट्स इस एक्टिविटी के लिए। अब आगे चलते हैं। प्री राइटिंग क्या है? देखो प्री राइटिंग जो है आपने जिंदगी में बड़ी दफा पढ़ा होगा, बड़ी दफा समझा होगा। अब हमने एक दफा यहाँ पे समझना है प्री राइटिंग है क्या। प्री राइटिंग समझिएगा। देखो लिखने से पहले कुछ लिखना प्री राइटिंग है, लेकिन भाई ये सीएसएस के पेपर में प्री राइटिंग की एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ये पीएमएस के पेपर में प्री राइटिंग की एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर मैं यूं कहूं कि आपको पहले दिन ही जो है वो हम गए हैं यहाँ पे और हमने जाके होंडा के शोरूम पे उनसे कहा कि टेस्ट ड्राइव जो है वो हमें करनी है, और मैंने जिंदगी में कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन मैं जो है वो वहां पे टेस्ट ड्राइव के लिए बैठ गया हूँ, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? एक्सलेंट एफर्ट सर जी, थैंक यू सो मच नईम, थैंक यू सो मच। नतीजा क्या निकलेगा? हम जो है वो एक शोरूम पे चले गए और मैंने उनसे कहा कि यार मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है, और मैं एक बड़ी महंगी गाड़ी जो है वो ड्राइव करता हूँ। तो नतीजा क्या निकलेगा, क्या मैं चला पाऊंगा? मैंने यूट्यूब पे हजारों लेक्चर्स देखे हैं कि कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है, मैंने हजारों दफा देखा है कि गाड़ी कैसे चलानी, इवन मुझे सारे के सारे इशारे याद हैं। मुझे ये भी पता है कि ये ब्रेक कितनी लगनी है, कहाँ पे लगेगी। क्या फिर भी मैं गाड़ी को कामयाबी से चला पाऊंगा? यस, नो, नो। कुछ चीजें प्रैक्टिकली करने वाली होती हैं, कुछ चीजें आपसे प्रैक्टिस मांगती हैं, ऐसे उस चीज का नाम। देखिए ये हमारे पास प्री राइटिंग एक क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप है। जब मैंने क्रिटिकल कहा तो कोई वजह है कि यहाँ पे उसने वर्ड क्रिटिकल को ऐड किया। ये क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप है क्या? क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप, जब आपने एक टॉपिक को किसी को हैंड ओवर किया, अब आपने उसको क्रिटिकली ट्रीट करना शुरू कर दिया। क्रिटिकल का मतलब क्या? पेशेंट कभी आईसीयू में देखा है? आईसीयू का नाम तो सुना है, डॉक्टर सलमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। क्रिटिकल डॉक्टर साहब, जब उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल होती है, क्यों क्रिटिकल होती है? क्योंकि भाई उसके पास टाइम कम होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उसके पास। अगर उस पेशेंट को इतने टाइम के अंदर ट्रीटमेंट ना दिया गया, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। आपका सीएसएस पीएमएस का ऐसे भी क्रिटिकल है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया, जिंदगी का एक चांस जो है वो खत्म हो गया। जो पूरी जिंदगी में आपके पास 3 चांसेस हैं, एक चांस सिरे से खत्म हो गया। तो क्या करें? वहां पे पेपर में बैठ के प्री राइटिंग करना शुरू कर दें? नहीं, प्री राइटिंग जो है वो हम नहीं करेंगे।
अभी हम ढंग से इंस्टा को सुनेंगे, इंस्टा जो है वो इसको पढ़ती हैं, फिर इसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। जहां पे सैट का वर्ड होगा, इसको समझ लेंगे कि सैट का मतलब यहाँ पे हमारे पास सी एस एस होगा, ठीक है। सी एस एस, सैट का मतलब सी एस एस होगा, जहां पे सैट का वर्ड यूज करेगा। जी प्लीज इंस्टा ढंग से सुनिएगा इंस्टा को, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे पूछना है। Pre-writing is the critical first step in creating a successful essay. Whether you are handed a topic, must come up with one on your own, or writing under a time constraint, taking the time to focus and shape your thoughts will result in a better final product. The six pre-writing strategies explained below may be used both to generate new ideas and to clarify those you already have. Some strategies are better suited to a longer writing process, such as the college admission essay, while others may be adapted for when you have just a short period of time to complete an essay. As with the CSS, pre writing strategies can also be used effectively when you are faced with a number of possible essay topics and must determine which is the best vehicle to express your unique thoughts and experiences. थैंक यू सो मच। मुझे जरा गाइड कीजिएगा, प्री राइटिंग की स्पेसिस में आपने कितनी स्ट्रेटेजीज उसने कहा कि हम डिस्कस करेंगे, क्विकली बताइएगा अगर आपने पैसेज ढंग से सुना है तो। प्री Six. राइटिंग की कितनी है जी स्ट्रेटेजीज? गुड, 6 हो गया, जैनब ने लिखा 6। गुड। प्री राइटिंग्स का मकसद क्या है? क्या नए आइडियाज को सिर्फ जनरेट करना है या उसके साथ कुछ और भी करता है? प्री राइटिंग और क्या करता है? क्लैरिफाई करता है। ओके जी। सो अब हमारे पास एक्टिविटी ये है कि ये काम है सीएसएस के पेपर से पहले करने वाला, प्री राइटिंग। अब ये काम करेगा क्या? प्री राइटिंग जो है वो आपको बताएगा कि हर एक एक्टिविटी के कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये या तो ये आपको जो है वो क्लैरिफाई कर देगा आपके पॉइंट्स को फर्दर, या आपको ये जो नए आइडियाज देगा। सो ये 6 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। देखो मुझे अगर लाहौर जाना है, मुझे लाहौर जाना है, तो मैं अगर पैदल चलना शुरू हो जाऊं तो मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा। टाइम नहीं मैं पूछ रहा, मैं पूछ लाहौर पहुंच जाऊंगा। लाहौर इज 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। इट्स 100 किलोमीटर्स अवे एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाहौर। सो 100 किलोमीटर जो है वो हमारे पास है, टाइम मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या मैं अगर ये कहूँ कि मैं लाहौर पहुंच गया और मैं जो है वो 2 घंटे में पहुंच गया पैदल चलता चलता, जबकि गूगल मैप मुझे 8 घंटे बता रहा है, क्या ये बात मानने में आती है? क्या अकल इसको तस्लीम करेगी? नहीं करेगी। ओके, अब स्टोरी को थोड़े से चेंज करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं लाहौर चला गया, लेकिन मुझे 5 घंटे लगे, और मैंने अपनी साइकिल के ऊपर चला गया। ठीक है, साइकिल के ऊपर जो है वो मैं बैठा, मैं चलाता गया, जबकि मैप पे मुझे साइकिल पर जाने के लिए भी कम से कम 6 घंटे चाहिए हैं, अगर जो है वो मैं रुकता चला जाता हूँ या जो भी सड़क की सिचुएशन है। अब जो भी सिचुएशन है वो डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेटेजी पे। ये स्ट्रेटजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि गजवा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। तो क्या हुआ? वो जो 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए हुए थे, वो स्ट्रेटजी जो सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, उससे फॉलो नहीं किया और नतीजा ही बदल गया। समझते हो स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है? सो ये प्री राइटिंग एक स्ट्रेटजी का नाम है, एक टेक्निक का नाम है, और अगर हम प्री राइटिंग को नहीं फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि नतीजा बदलेगा, जैसे कि ओहद में बदल गया था। और जब इसने ये कहा कि प्री राइटिंग इज अ क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप, क्या अब आपको पता चला कि ये क्रिटिकल वाकईतन है और कितना क्रिटिकल है? प्री राइटिंग इतना क्रिटिकल है कि ये एक स्ट्रेटजी का नाम है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने लाहौर जाना है, तो मुझे 2 घंटे में पहुंचने के लिए बस का इस्तेमाल करना है, मुझे 1 घंटे में पहुंचने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करना है, मुझे कम से कम 9 घंटों में पहुंचने के लिए पैदल मुझे जाना है। ये एक स्ट्रेटेजी, वो तरीकेकार जिससे हम मंजिल पे पहुंचेंगे। सो ये तो होगी प्री राइटिंग। लेकिन प्री राइटिंग करेंगे क्या क्या, और ये होती कब है? प्री राइटिंग करने के आइडियल दिन होते हैं आपके पास नवंबर से पहले पहले तक, नवंबर 2023 से पहले पहले तक।
आप प्री राइटिंग करेंगे। अब प्री राइटिंग है क्या? एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल सुना। अब ये प्री राइटिंग को भी हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ढंग से सुनेंगे। और प्री राइटिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। एक ही दफा जो है हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाए तो इट मीन्स कि आपने पैसेज को ढंग से पढ़ा। आपकी रीडिंग और लिसनिंग जो है उसका भी पता चल जाएगा कि चीजें कैसे आपको याद हो जाती हैं। सो फ्री राइटिंग को एक दफा पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा और फिर आगे चलेंगे। ये पहली स्ट्रेटेजी है प्री राइटिंग। एक हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं इसके अंदर, टोटल इसमें 6 जो है वो स्ट्रेटेजीज हैं। पहली स्ट्रेटेजी, मुझे लाहौर जाना है। पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी? मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरी मंजिल है सीएसएस। ये सीएसएस तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, दरमियान में कहीं पे मेरे पास एक बड़े भूत की तरह आके खड़ा हो गया है मेरा ऐसे पेपर। तो ये प्री राइटिंग एक उस बुजुर्ग की तरह है जो मुझे बताएगा कि इसको कैसे किल करोगे, यहाँ से कैसे आगे जाओगे। यहाँ से आगे जाने के लिए ये बुजुर्ग मुझे 6 फॉर्मूले बताएंगे, 6 नुस्खे बताएंगे, 6 वो तजवीज देंगे कि अगर आप इस पे काम कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम पहुंच जाओगे। सो ऐसे लिखने के लिए, ऐसे के जो जो जिन है बुत है उसको खत्म करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें से पहली जो है, वो जो पहला तजवीज है वो फ्री राइटिंग है। चलिए इसको सुनते हैं और फिर एंड पे क्वेश्चंस करते हैं। जी प्लीज इंशा, अगर आप इसे रीड कर सकें, आपका माइक मैंने ओपन कर दिया। So, free ओके। writing. Oh, actually, maybe class यस। disconnect. Free writing is probably the best known free writing technique. It works well when you have some thoughts on a topic but can't envision them as an essay. Free writing also functions as a developmental tool, nurturing isolated ideas into an essay worthy one. People who use this technique often surprise themselves with what comes out on paper. It is common to discover a thought or point you didn't realize you had. Specifically, free writing means spending a predetermined इस period of time writing non-stop, focusing on a specific topic. In fact, free writing might better be called flow writing because the most important aspect of this to this free writing technique is the flow or momentum that comes when you stay with it. It works best when you write in full sentences, but phrases are also effective. The key is to keep writing without regard for grammar, spelling, or worthiness of ideas. Your speed will help keep you from being able to edit or throw out any ideas. थैंक यू सो मच। चलो इस फ्री राइटिंग को समझने से पहले एक थोड़ा सा एंटीडोट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बात है साल 2018 की। गर्मियों के काफी दिन चल रहे थे। मैंने सोचा चलो यार ऐसा करते हैं कि अ, हम ना एसी लगवा लेते हैं घर में। वो दूसरा वाला एसी नहीं, ये वाला जो एयर कंडीशनर। अब सवाल पैदा हुआ कि आप तो एसी लगवा लेंगे लेकिन घर के अंदर जो है वो 20 और रूम्स भी हैं, तो वहां पे क्या लगेगा? और खसूसन जो है मेरे बड़े भाई हैं, इज अ डॉक्टर, तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो एडमॉनिश किया। उन्होंने कहा कितने बदतमीज हो आपने, किस तरह से ये सोचा कि आप अपने कमरे के अंदर एयर कंडीशन लगाओ और वालिदैन के कमरों के अंदर ना लगाओ। तो पहले जो है वो इनके कमरों में होगा, फिर जो है वो तुम लगवा लेना। मैं कहा हाँ यार ये बात ठीक है। हमने इस पे अमल कर लिया कि चलो इस तरह से कहते हैं। लेकिन फिर जो है वो छोटा भाई आया, उसने कहा ये कैसे मुमकिन है, मैं भी हूँ यहाँ से, ये भी है यहाँ पे, ये भी है। तो फिर जो है वो हमने सोचा कि इसको जो है थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं। साल आया 2019 जो है वो। इसमें क्या होता है, अ, जो हमारे भाई हैं ही इज बेसिकली डॉक्टर, और सलमान ही सर्विंग इन वाबडा हॉस्पिटल फैसलाबाद। तो being in Wabda and all the things, and he's serving in BPS 18, तो ये सारी कहानी जो है वो फ्री राइटिंग समझाने के लिए कि याद रह जाए। हमें वाबडा अपने एम्प्लॉयज को इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता है, यूनिट्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब के भी इसी तरह से कोई 7200 के करीब थे गालिबन, सालाना यूनिट्स जो हैं वो होते हैं। तो अब की दफा चूंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई, तो हमारे पास जो है वो फ्लो फ्री हो गया, मोमेंटम हो गया।
जिसमें अब जो है वो कभी ना चेक रखा जाता था कि हाँ जी जो कहाँ पे चलेगा कहाँ पे नहीं चलेगा, ना कभी भी जो है वो किसी लाइट को देखना, ना ये देखना, विदाउट एनी वरीनेस हर जगह पे जो है वो लग गए, हर जगह पे चलना शुरू हो गए। फ्री राइटिंग भी कुछ ऐसी ही है जिसमें आपको कुछ चीजें फ्री जो है वो कर सकते हो, आजादाना कर सकते हो। जिस तरह से मैंने ये एक छोटी सी एग्जांपल दी ना, एक वर्डी में खत्म होगी कि कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। फ्री राइटिंग में आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको बेस्ट नॉन फ्री राइटिंग टेक्निक कहते हैं। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान नहीं रखना होता आपको ग्रामर का, स्पेलिंग्स का, आइडियाज का। और वो पता है क्यों नहीं रखना होता? क्योंकि इसमें आप अपनी स्पीड बना रहे होते हो। तो अब अगर तो ऐसे दिखने का कोई तजर्बा नहीं है ना, जो कि अभी मैं समझता हूँ कि नहीं है, ठीक है, राइटिंग देखने के बाद मेरा ख्याल है कि आपको फ्री राइटिंग को एक डेवलपमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। डेवलपमेंट टूल क्या होता है? एक ऐसा टूल जो आपको डेवलप करता है। सो वो जो बुजुर्ग हैं, जो बाबा जी हैं, जिन्होंने आपको सीएसएस का बताया कि सीएसएस का ऐसे वाले दिन को अगर आपने खत्म करना है तो पहला मशवरा, उन्होंने पहला मशवरा ये दिया है आप सबको कि आप फ्री राइटिंग को एक डेवलपमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करो। इसमें क्या होगा, जो आपके दिमाग के अंदर आइसोलेटेड आइडियाज हैं उनको एक आइडिया बनाने की कोशिश करो। सीएसएस में भी तो यही करते हो कि सारे के सारे आइडियाज जो होते हैं उसको एक थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर ला के इकट्ठा कर देते हो। ऐसा नहीं करते हो। तो उसने कहा है कि इन आइसोलेटेड आइडियाज को एक इकट्ठा करने की कोशिश करो। और मजे की बात यह है कि आपने जब ये करोगे तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अच्छा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्री राइटिंग में आपने जो है उसने कहा ये तब करोगे जब आपके पास टाइम जो है वो काफी होगा, ठीक है। क्योंकि नॉन स्टॉप लिखते चले जाओगे, एक पेज लो, पेज के ऊपर जो है वो लिखो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ, ये किसी को चेक नहीं करवाना, बस लिखते चले जाओ, लेंथ जो है वो लिखते चले जाओ, इसको बनाते चले जाओ और एक लंबा जो है वो ऐसे जनरेट कर दो। अब यहाँ पे ना स्पेलिंग को देखा, यहाँ पे ना किसी और मिस्टेक को देखा। अब जो है ये है पहला उन्होंने कुलिया। सो बुजुर्ग की पहली नसीहत आई फ्री राइटिंग, कि भाई फ्री होके लिखते चले जाओ और घबराना नहीं है। अब जी बात ये है कि अगर उसने कहा कि फ्री राइटिंग की तरफ आओगे तो कुछ कामयाबी की और कुंजियां भी मुझसे ले लो, कुछ और तजावीज भी मुझसे ले लो। अब वो क्या है? उसने कहा कि बेटा ये सीएसएस की बला को अगर खत्म करना है और अगर तुमने जो है वो फ्री राइटिंग वाला काम शुरू कर देना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। जैसे बचपन में आपने कुछ कहानियां सुनी होंगी कि पीछे मुड़ के देखेंगे तो बला खा जाएगी। तो ये पीछे नहीं मुड़ के देखना, फ्री राइटिंग में कि लिखा क्या है बस लिखते चले जाओ, ठीक है। रिटन ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन ऐसी राइटिंग नहीं लिखनी जिसमें डॉक्टर सलमान साहब लिखते होते हैं। डॉक्टर सलमान साहब हमारे वाली तो ठीक लिखते हैं, जब ये नुस्खे लिखते हैं तो फिर कुछ ऐसे ऐसे लिख देते हैं जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये डॉक्टर सलमान साहब ने, ये आपको लगता होगा कि मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये मेरा ख्याल है पैरासीटामोल है, ये जो है वो कुछ और है, कुछ और है। ये कोई 8-10 मेडिसिन के नाम है बेसिकली। तो ऐसी भी फ्री राइटिंग नहीं करनी, सही वाली करनी है। सोची लुक बैक नहीं करोगे। सलमान ने लाइटर नोट, लुक बैक नहीं करोगे। दूसरे नंबर पे अब आपने एक काम कम से कम एक काम कर लेना है कि टॉपिक एक के ऊपर रहना है फ्री राइटिंग में। लेकिन अगर फ्री राइटिंग में एक टॉपिक पे नहीं भी लिखा जा रहा तो फ्लो को मेंटेन करने के लिए किसी भी टॉपिक पे चले जाओ। मकसद है फ्लो बढ़ाना। देखो सीएसएस के पेपर में ना 3 घंटे में आपको 3,000 वर्ड जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, 3,000 वर्ड्स। और ये 3,000 वर्ड्स बेहतरीन जो है वो वर्ड्स होने चाहिए। वो तभी आएगा जब लिखने की प्रैक्टिस होगी। अब जी वो कहते हैं कि सेंसर नहीं करो अपने आप को। अब ये ना समझो कि फ्री राइटिंग में मैं गलत लिख रहा हूँ, कोई भी नहीं देखने जा रहा, गलतियां कर लो इसमें जो है वो। अब आइडियाज को फॉलो करो, जो जहन में आया लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। लेकिन जब तुमने लिख लिया उसके बाद एक हाइलाइटर पकड़ो, मार्केट से ले लो। अब जो है वो फ्री राइटिंग को देखो कि यार इसमें मैंने कोई काम की बात भी लिखी है। वो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग काम की बात है ना, स्ट्रोंगेस्ट आइडिया है, उनको जब पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार अच्छा मैंने तो बड़ी ढंग वाली बातें भी यहाँ पे कर दी हैं, ये वाला मैंने काम कर दिया। तो अगर आपके पास ये हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे कि अब आप अगली दफा जो है इस तरह के मजीद आइडियाज को जनरेट करने की कोशिश करोगे। तो मैं यहाँ तक अज्यूम कर लूं कि प्री राइटिंग में जो पहला स्टेप है फ्री राइटिंग, उसका पता चल गया कि ये कैसे करनी है और किस मकसद के लिए करनी है और कब करनी है, टाइम कब होगा कब करेंगे।
तो क्या हम सीएसएस के पेपर से पहले एग्जामिनेशन हॉल में फ्री राइटिंग कर सकते हैं? हम सीएसएस की अगर बात करें तो कब तक हम फ्री राइटिंग कर सकते हैं? हमारे पास लास्ट मंथ कौन सा है जिस तक हम कर सकते हैं? जिस तक कर सकते हैं, नहीं, मैंने कहा नवंबर से पहले। नवंबर से पहले अक्टूबर तक आप इसको कर सकते हैं। लो जी, ये हमारे पास हो गया जी फ्री राइटिंग। अब बुजुर्ग ने एक बात बता दी आपको कि सीएसएस वाला जिन इस तरह से फोत होगा अगर आपको फ्री राइटिंग करनी है। अब बुजुर्ग ने एक और बात भी बता दी। उसने कहा कि ब्रेन पीएमएस वाले जो है ना, उनके लिए अभी ये महीना है, वो मार्च के बाद फ्री राइटिंग नहीं करेंगे। वो अभी कर सकते हैं, अभी वो कर सकते हैं, मार्च के बाद वो नहीं करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है और लिस्टिंग, अब जो है उन्होंने कहा ये बच्चा है छोटा सा, ये जा रहा है, इसने कहा जी मैंने सीएसएस करना है। ये बुजुर्ग हैं जो इसको मशवरा दे रहे हैं, उन्होंने पहली टेक्निक सिखा दी फ्री राइटिंग। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ, ब्रेन जो है इसके अंदर तूफान बर्पा कर दो। बच्चा परेशान हो गया कि मेरा छोटा सा दिमाग है, मैं इसके अंदर तूफान कैसे बर्पा कर दूं? उसने कहा जी ब्रेन स्टॉर्म। ये देखो, ये लफ्ज पे गौर करना जरा। ब्रेन है, इसके अंदर एक तूफान बर्पा हो जाए। अच्छा, कभी किसी ने तूफान देखा है? जब क्या होता है, तूफान होता है, क्या हो रहा होता है, तूफान चल रहा होता है, वो देखे ना, कभी वो आंधी में शापड़ भी आ रहे होते हैं, गर्द भी आ रही होती है, कभी कुछ भी आ रही होते हैं। और कभी कभी आपकी किस्मत मेरी तरह खराब हो तो आप आंधी में खड़े होते हैं तो कोई चीज लोहे की भी आके लग जाती है कहीं पे, ठीक है? तो ये वाली चीजें भी ब्रेन स्टॉर्मिंग में हो जाती है, सो स्ट्रॉम होता है। सर काइंडली प्री राइटिंग के लिए 8 to 10 टॉपिक्स भी बता दीजिएगा पीएमएस वालों के लिए, ताकि पीएमएस करना शुरू कर दें। ये बेटा आपने बड़ी अच्छी बात की, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने टॉपिक्स खोल के रखे हुए हैं सलमान पुत्र। आई वॉज श्योर कि ये आपको जरूर असाइन करना, और ये हमारी पहली असाइनमेंट थी, ठीक है? इन प्री राइटिंग्स के लिए ना, एक जो है वो सीएसएस के पेपर में मैंने जो है वो जिसकी आउटलाइन बनाई थी। तो ये कैसे मुमकिन है मैंने आउटलाइन बनाई हो और आप लोग जो हैं बाकियों पे काम ना करें? ये भी आपके सामने ओपन हो जाती है फाइल जो है ना। ये है जी हमारे पास 1971 के जो हैं, ये वाला है जी आपके पास पेपर। ये आपके पास फाइल वहां पे अपलोडेड है जी। ये है जनाब, ये है। आप इस पे कोई भी प्री राइटिंग टेक्निक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? हाँ, स्पेशल टाइम दें, ठीक है आसान सा, श्योर। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास, इनके ऊपर जो है वो हमने काम करना है, और आपने इसके ऊपर प्री राइटिंग देखनी है। और प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉर सोशल प्रोग्रेस इन पाकिस्तान, इसको मैंने अटेम्प्ट किया आपके लिए। ये फाइल अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इनके ऊपर प्री राइटिंग की टेक्निक आपने अप्लाई करनी है, कोई भी कर सकता है, ठीक है? खैर जी, अब बुजुर्ग ने कहा कि बेटा दिमाग के अंदर तूफान बर्पा कर दो। उसने कहा बाबा जी ये उखियों की बातें जो है वो मुझे ना बताएं, कोई आसान सी बात मुझे बताएं जो मुझे समझ भी आ जाए। तो बाबा जी ने भी फिर सारी की सारी उखियों की बातों को लिख के कहा बेटा लिस्टिंग बना लेना, लिस्ट बनाना आ जाए तुम्हें। खैर, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, किस तरह करनी होती है, कब करनी होती है, मकसद क्या है, ये तमाम चीजें समझते हैं ये इंस्टा जो है वो पढ़ती हैं। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पैराग्राफ को अभी के अभी पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया जी, प्लीज इंस्टा। Brainstorming is similar to free writing in that it is a timed, flowing exercise meant to elicit many thoughts and ideas on a given topic. However, instead of putting whole sentences or phrases to paper, this free writing technique involves creating a list. It might contain various individual thoughts or ideas that make a sense in a particular order and or ideas that are linked together by association with previous ideas. Unlike free writing, brainstorming works well in a limited amount of time. Even with the 25 minutes allotted for CSS essay, it is worthwhile to spend a few moments jotting down your ideas before beginning to write. Putting your ideas on paper will be especially helpful on the CSS, where your goal is to establish a point of view on a topic and support your position. अच्छा जी देखो, ये जो एलिसिट है ना, इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन जो है वो, किसी भी पर्सन ने कोई काम किया और आपने उससे कोई नतीजा निकाला, ठीक है? कोई रिएक्शन जो है वो उससे आपने कंक्लूड किया, कोई रिएक्शन अखज किया।
ब्रेनस्टॉर्म जो है ये हमारे पास फ्री राइटिंग की तरह है। फ्री राइटिंग में जो भी दिल में आया लिखते चले गए, लिखते चले गए, लेकिन टाइम बाउंड नहीं थी वो एक्टिविटी, जितना मर्जी टाइम ले लो। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि जो दिमाग में जो सोचें आई हैं, जो आइडियाज आई हैं एक टॉपिक को लेके, उन आइडियाज को जो नतीजा निकालोगे ना, उस नतीजे को लिखना है, लिस्ट बनानी है, उनको लिखोगे तो वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो, समझने की और कोशिश करें। प्री राइटिंग टेक्निक में क्या होता था? फ्री राइटिंग में लिखते चले गए, लिखते चले गए। अब यहाँ पे आपने वो तमाम के तमाम आइडियाज को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन ये अब क्या करोगे, सीएसएस के पेपर में पेपर से पहले करने वाली एक्टिविटी है। क्यों? टाइम बाउंड एक्टिविटी है। और इसके लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीएसएस के पेपर में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप टाइम यूज करोगे मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स। अगर पेपर पे बैठे बैठे 15 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया इसने ब्रेनस्टॉर्मिंग ने, तो समझ लो ट्रैक से हट गए हो या हट रहे हो। ठीक है। सो 10, ये सीएसएस के पेपर से पहले एग्जामिनेशन हॉल में करने वाली एक्टिविटी है, जिसमें आपने लिमिटेड टाइम था, लेकिन उस लिमिटेड टाइम में आइडियाज को जॉट डाउन किया और फिर उनके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब जब ये सारे के सारे आइडियाज आ गए, अब इनको जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट कनेक्ट करना है। देखो, मेरे पास एक पॉइंट था कि मुझे जो है वो ये बताना है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल एक दिन में खराब नहीं हुई। अब मुझे ये बताना है, या तो मैं इसके हक में पॉइंट लूंगा कि नहीं ये एक दिन में खराब हुई है, जो ये जो 11 महीने हैं पीडीएम वाले हैं, इन्होंने आके 18 अरब डॉलर से मुल्क को 1 बिलियन, 1 अरब जो है वो डॉलर पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं या तो ये कहूंगा ये है, या मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी लिए थे। तो मेरी जो भी पोजीशन होगी, मैं उसके मुतालिक जितने पॉइंट्स इकट्ठे करूंगा, अपने दिमाग के अंदर एक तूफान बर्पा करके वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। लेकिन ब्रेनस्टॉर्म करने कैसे हैं? देखो, ये चीज जो है वो मैं आपको बता दूं। अगर पहले कभी ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, सीएसएस के पेपर में ही बैठ के करना है, तो ये एक्टिविटी मरवा देगी आपको। ठीक है। वहां पे कोई आइडिया जहन में नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो इंतहाई जो हैं वो एब्सर्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अपने लिए एक टाइम सेट करो। उस टाइम में कम अज कम, कम अज कम, कम अज कम, कम अज कम 5 मिनट उसने कहा। ये देखो, लेकिन उसके बाद उसने अगली बात क्या लिखी? द मोर टाइम यू स्पेंड द मोर बेटर आइडियाज यू विल प्रोबेबली कम अप। सो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, जब प्रैक्टिस करते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, कम अज कम 30 मिनट आप रखो ये प्रैक्टिस में, और ये मिनट रिड्यूस होके आने चाहिए 15 मिनट्स पे। 15 से फिर रिड्यूस होके आने चाहिए 10 मिनट्स पे। प्रैक्टिस करते करते इनका जो आखिरी ड्यूरेशन होना चाहिए वो 8 मिनट्स का होना चाहिए। 8 मिनट्स तक प्रैक्टिस में आना चाहिए। एक्चुअल पेपर में 8 से 10 हो जाए कोई बात नहीं, 10 से 15 हो जाए कोई बात नहीं, 15 से 30 हो गए तो समझ लो कहानी खत्म हो गई है। तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ब्रेनस्टॉर्म में अब हमारे पास क्या है, जो जो जहन में आता चला गया, लिस्ट आती चले गई, वो